आज सुनिए हिंदी की लोकप्रिय लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी उलझन। तो शुरू करें कहानी उलझन। टीवी पर बड़ी जोरों से कन्या भ्रूण हत्या पर बहस चल रही थी। सभी पार्टी के लोग उस माँ को धिक्कार रहे थे जिसने अपनी नन्ही अजन्मी जान को पेट के अंदर मार दिया, जिसका सिर्फ यही कसूर था कि वो बेटी बनकर पैदा होने वाली थी। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कहा, सन इज सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, बट डॉटर रिमेन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। तो कोई कह रहा था, वन डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स। मैं तो ये कन्या भ्रूण हत्या एपिसोड देख, जिसमें आमिर खान के सत्यमेव जयते वाले एपिसोड का भी रिपीट टेलीकास्ट भी था, देखकर लगभग बेहोश सी हो गई थी। इतनी सुंदर, सही सटीक प्रस्तुति, सच से इस तरह सामना करने को कोई तैयार नहीं था। मैंने अपनी बेटी को देख सृष्टि का सबसे सुंदर सृजन, सबसे अनमोल उपहार, इन्हें कोई कैसे जन्मने से रोक सकता है? कितना क्रूर है ईश्वर द्वारा बनाया गया इंसान। इस तरह के सैकड़ों सवाल दिमाग में कांटों की शक्ल में उग रहे थे। उसके बाद चैनल ने लोगों की राय जानने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। झट से अपना मोबाइल पकड़ मैंने बताए नंबर पर 10 SMS किए। मेरी इन हरकतों को मेरी नौकरानी तेन मोड़ी बड़े ध्यान से देख रही थी। पति का चेन्नई तबादला हुए अभी 2 ही साल हुए हैं, तभी से ये हमारे साथ है। पति की नियुक्ति जिन अधिकारी के स्थान पर हुई थी वे भी हिंदी भाषी ही थे। तेन मोड़ी ने उनके घर करीब 5 बरस काम किया था, इससे उसे हिंदी बहुत अच्छी आती थी। नहीं तो चेन्नई में आपकी भाषा समझने वाला नौकर मिलना लगभग असंभव सा था। हमें बड़ा बंगला मिला हुआ था, जिसके आउट हाउस में तेन मोड़ी अपनी बेटी मीनाक्षी के साथ रहती थी। तेन मोड़ी की उम्र लगभग 35 और उसकी बेटी मीनाक्षी 19 बरस की थी। दोनों माँ बेटी कम, सहेलियाँ ज़्यादा लगती थीं। मीनाक्षी पास के कॉलेज में BSc फाइनल में थी। मेरे SMS करने के बाद तेन मोड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेम साहब, मेरा क्वेश्चन आपके सारे मैडम लोग से पूछो, मेरा बात कराओ, बोलो इनको मेरा कंप्लेंट करने के लिए, मेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए। मैं खुद मारा अपने 6 अजन्मे बच्चों को। मैं तो मीनाक्षी को भी मार डालने वाला था, ये तो बच गई। मेरा फ्रेंड तमिल अरसी इसको आकर बचा लिया। ऐसा कह वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने भी लगी। इतना क्रोधित और उत्तेजित मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी और उसके तमिल तरीके से हिंदी बोलने के हम सब फैन थे। वो मैं को मई, पेड़ को पेड़ा उच्चारण करती थी। मैंने उसे शांत किया और अपनी बेटी नेहा को भेज पीछे आउट हाउस से उसकी बेटी मीनाक्षी को बुलवाया। वो भी टीवी पर वही चैनल देख रही थी। उसकी आंखें भी लाल और सूजी हुई थीं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि सच का सामना का ये एपिसोड इतना हृदय विदारक था कि वो भी बहुत भावुक हो गई थी। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, अरे संभालो अपनी अम्मा को, देखो कैसे गुस्से से कांप रही है। मीनाक्षी ने उत्तर दिया, माँ को बीच बीच में ऐसे दौरे आते हैं, मैं कई बार डॉक्टर को भी दिखा चुकी हूँ, घर जा नींद की गोली दे सुला दूंगी। उसके बाद मीनाक्षी तेन मोड़ी को लेकर चली गई। उस दिन दोपहर में मीनाक्षी ही काम करने आई। चुपचाप उसने काम किया और तेन मोड़ी के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वो सो रही है। मेरे दिमाग में विचारों की रस्साकसी चलती रही। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से तेन मोड़ी को अपनी अजन्मी संतानों को मारना पड़ा? पता नहीं वो सच कह रही थी या ऐसे ही भावुक हो कपोल कल्पित बातें कर रही थी। दोनों माँ बेटी पहले से ही जैन साहब के आउट हाउस में रह रहे थे और हमारे आने के बाद भी वही प्रक्रिया जारी रही। मिसेस जैन ने जाते वक्त कहा था कि बड़े अच्छे हैं दोनों माँ बेटी, पति निकम्मा होने की वजह से उन्हें काम करना पड़ रहा है। जैन साहब तो जाते जाते कह रहे थे कि वो मीनाक्षी की शादी भी करवा देंगे, बस उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मिसेस जैन तो उसे बीच बीच में पैसे भी भिजवाती रहती थीं, यहाँ तक कि जाते वक्त अपना पुराना टीवी और फ्रिज भी वो इनके लिए छोड़ गईं। अब तेन मोड़ी की ज़िंदगी मेरे लिए एक रहस्य बन गई थी। नींद मुझसे आँख में चौली खेल रही थी, बुलाने पर भी आँखों से कोसों दूर थी। बार बार सच का सामना, आमिर खान और तेन मोड़ी मेरे दिमाग में हथौड़े मार रहे थे। मुझे बस सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। सुबह 6 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी और दरवाज़ा खोलने पर तेन मोड़ी को देख मेरा मन मयूर नाच उठा। मुझे दरवाजे पर देख उसने अपनी आंखें झुका ली और कहा, सॉरी मेम साहब, कल मैं बहुत गड़बड़ कर दिया। सॉरी, मैं आपको बहुत हर्ट किया, मेरे को माफ़ कर दो। मुझे तो इसके इस तरह गिड़गिड़ाने पर हंसी आ गई। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, पहले अच्छी अदरक वाली चाय बनाओ, मुझे पिलाओ, खुद भी पियो।
शायद मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मेरी सहजता ने उसके चेहरे पर चमक ला दी। चाय पीने के बाद उसने जो अपनी कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह अम्मा अप्पा की लाडली इकलौती कन्या थी जो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, पंखों को पसारकर सूरज की गर्मी और चांद की रोशनी अपनी गोद में भर लेती थी। वही कन्या एक दिन अपनी ही किस्मत के पत्थर से टकरा कर लहूलुहान हो गई। अप्पा टाटा नगर स्टील प्लांट में क्रेन ऑपरेटर थे। एक सड़क दुर्घटना में अप्पा का देहांत हो गया। अम्मा अप्पा का सारा पैसा ले अपनी कन्या के साथ तमिलनाडु अपने गांव आ गई। विधवा माँ और जवान बेटी को समाज अपना चारा समझता है, ये अम्मा की सोच थी। इससे अम्मा को लगा अपने गांव और अपने लोगों के बीच माँ बेटी महफूज रहेंगे। अम्मा का सबसे छोटा भाई तंगवेलू, जो तेनमोड़ी से 15 बरस बड़ा था, अम्मा को बहुत प्यारा था। अपना बेटा ना होने की वजह से उसमें ही वो अपना बेटा देखती थी। कुछ तेनमोड़ी की खिलती अनछुई जवानी और कुछ अम्मा के पैसों की वजह से तंगवेलू कन्ना को अपनी जायदाद समझने लगा। अम्मा मजबूत तो बहुत थी, पर चाह कर भी उस रूढ़िवादी समाज में जहाँ मामा का भांजी पर पहला हक होता है, अपनी बेटी को दरिंदे तंगवेलू से बचा न सकी। जिस लड़की ने अब तक का समय टाटा नगर के आधुनिक समाज में खिलखिलाते हुए बिताया था, उसकी तो जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस तेनमोड़ी की कोंपलें फूटने से पहले ही झड़ गईं, चिराग जलने से पहले ही बुझ गए, फूल खिलने से पहले ही मुरझा गए। सुनने कहने में ये बड़ा शायराना लगता है, लेकिन सच्चाई बड़ी भयानक और दर्दनाक थी। अम्मा को ज़बरदस्ती 12 साल की कन्या को 27 बरस के तंगवेलू के हवाले करना पड़ा। तेनमोड़ी ने टाटा नगर में 5वीं तक पढ़ाई भी की थी। इससे हिंदी अच्छी तरह बोल और पढ़ भी लेती थी। तंगवेलू अंगूठा छाप तो था ही, साथ में उसकी आदतें बड़ी ख़राब थीं, जिसका अम्मा को पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा न था। रोज़ रात को तेनमोड़ी की ऐसी दुर्दशा करता कि सुबह घंटों अम्मा को अपनी बेटी को सहलाने में लग जाते। अम्मा मन ही मन उस घड़ी को कोसती जब वो टाटा नगर से गाँव आई। अप्पा के मिले पैसों से गुजर बसर तो वहाँ भी हो सकती थी। रिश्तेदारों का प्यार, खासकर तंगवेलू के प्रति अंधा प्यार, उन्हें गांव खींच लाया, जो तेनमोड़ी की बर्बादी की वजह बन गया। तेनमोड़ी को पता ही नहीं चला कब वो कन्ना से मीनाक्षी की माँ बन गई। नन्ही सी गुड़िया ने अम्मा और कन्ना के जीवन में नए रक्त का संचार कर दिया। जिंदगी मानो खिलखिलाने सी लगी थी। बड़ी लंबी अमावस की काली रात के बाद पूनम का चांद जमीन पर उतर आया था। कुछ समय के लिए इस जन्नत की परी ने अपने जनक तंगवेलू को भी बदल दिया था। काफ़ी समय तक तंगवेलू बेटी के प्यार में बंधा रहा। ठेकेदारी में जाकर छोटा काम भी शुरू कर दिया था। समय पर घर आना, मीनाक्षी से खेलना और कुछ हद तक तेनमोड़ी की फिक्र भी करना। रोज़ रात को काम से आते वक्त अपनी तेनी यानी तेनमोड़ी, जिसे वो प्यार से तेनी पुकारता था, के लिए फूलों की वेणी भी लेकर आता था। सब कुछ एक सुखद सपने की तरह लगता था। कन्ना सोचती, काश समय वहीं ठहर जाता। समय भी कहीं ठहरा है भला, वो तो सिर्फ गुजर जाने के लिए होता है। मीनाक्षी अब चलने लगी थी। सारा दिन घर पर अम्मा अप्पा और पाटी मतलब नानी कहकर शोर मचाने लगी थी। यहाँ मीनाक्षी का दूसरा जन्मदिन मना, वहाँ तंगवेलू ने फिर अपने ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अम्मा हर वक्त अपनी कन्ना यानी तेनमोड़ी को धैर्य रखने की सलाह देती। अम्मा का सारा जमा धन कन्ना की शादी और तंगवेलू के अय्याशियों में लगभग खर्च हो चुका था। अब अम्मा की लाडली तेनमोड़ी ने अपनी लाडली मीनाक्षी को अम्मा के सुपुर्द कर खुद गांव के खेत में मजदूरी करने का मन बना लिया। गांव में औरतों के लिए काम का दूसरा कोई जरिया भी नहीं था। माँ बनने के बाद एक स्त्री कितना बदल जाती है, तेनमोड़ी को अब समझ आ रहा था। कहाँ वो टाटा नगर का खिलखिलाता बचपन जहाँ वो खेलती थी। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी बछली, कितना पानी इतना पानी, और ना जाने कितने खेल। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी ऐसा खेल खिलाएगी। यहाँ गांव में घर के पास एक बावली थी। कन्ना सोचती, ये बावली कुएं से कितनी अच्छी है, ना रस्सा ना डोर, जब चाहे नीचे उतरो, चुल्लू भर पानी पियो, और ना ही कोई इसमें कूद कर मरने की सोच भी सकता है। काश वो भी अपनी मीनाक्षी के लिए उसी तरह प्यार भरी बावली बन पाती। इसी सोच ने उसे मजदूरन बना दिया। अब तेनमोड़ी रोज़ तड़के खेतों में मजदूरी करने जाती और मीनाक्षी अपनी पार्टी मतलब नानी के संरक्षण में बड़ी होने लगी। यहाँ तंगवेलू तो बीबी तेनमोड़ी को पैसे की बावली समझ रहा था और जगह जगह से कर्ज लेकर शराब पी रहा था। जहाँ पानी से भरी बावली की ताक में कबूतरों का बसेरा होता है, वहीं तेनमोड़ी की प्यार भरी बावली की ताक में कर्जों ने बसेरा कर रखा था। तेनमोड़ी की हालत पर अम्मा को भी बहुत दया आती थी।
तेनमोड़ी के आर्थिक वजूद को और पुख्ता करने के लिए अम्मा ने भी मीनाक्षी, जो अब 3 साल की हो चुकी थी, को पुराने पड़ोसियों के सहारे छोड़ खुद भी खेतों में काम करना शुरू कर दिया। घर की आमदनी अब दोहरी हो जाने से तेनमोड़ी की ताक से कर्जे और कलह ने अपनी राह नापनी शुरू कर दी। घर पर अब थोड़ी खुशहाली भी आ गई थी। मीनाक्षी अप्पा अप्पा कह तंगवेलू के पीछे पीछे भागती थी। तंगवेलू अब उसे मीनू पुकारता था। एक दिन खेतों में काम करते हुए तेनमोड़ी को जोर से उल्टी हुई और उसे चक्कर आने लगे। अम्मा की पारखी नज़रों को समझते देर नहीं लगी कि वो दोबारा नानी बनने वाली हैं। वे मंद मंद मुस्काईं और अपनी कन्ना की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने उसे घर जाकर आराम करने की सलाह दी। बेचारी कन्ना किसी तरह लड़खड़ाते हुए घर पहुंची और घर पहुंचकर उसने जो नज़ारा देखा वो बिल्कुल उसकी कल्पना से परे था। ऐसा लगा जैसे दिल की ज़मीन पर बेतहाशा शीशे टूटकर गिर रहे हैं। जन्म देने वाले बाप की अपनी बेटी से ऐसी घिनौनी हरकत जो सिर्फ एक हैवान ही कर सकता है। ऐसा शर्मनाक मंजर तेनमोड़ी तो खुद का भी सामना नहीं कर सकती थी। उसने आओ देखा न ताओ मीनाक्षी को जालिम वहशी तंगवेलू के हाथों से खींचा। अपनी और अपनी बेटी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए गांव के कुएं की तरफ दौड़ पड़ी। वो मीनाक्षी को गोद में ले कुएं में कूदने ही वाली थी कि उसकी मित्र तमिल अरसी ने दौड़कर लोगों की मदद से उसे और मीनाक्षी को बचा लिया। तंगवेलू की शराब का नशा अब तक उतर चुका था। पूरे गांव के सामने वो तेनमोड़ी के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। यहीं हर औरत मात खा जाती है। अभी तक माँ दुर्गा विध्वंसक रूप धरी तेनमोड़ी दूसरे ही पल नीलकंठ शिवजी बन गई। सारी शर्मनाक घटना को उसने ठीक शिवजी के विषपान की तरह आत्मसात कर लिया। उसने इस घटना के सिवाय तमिल अरसी के किसी को भी भनक भी नहीं लगने दी। लोगों के साथ अम्मा ने भी यही अनुमान लगाया कि तंगवेलू की शराब की लत से ही परेशान हो तेनमोड़ी बच्ची के साथ आत्महत्या करने जा रही थी। लोगों के सामने उसने तंगवेलू को माफ़ ज़रूर कर दिया, पर अंदर ही अंदर एक बड़ा कठिन निर्णय लिया जिसे अपनी अम्मा से भी छुपाए रखा। ऐसा एक कदम जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दूसरे दिन तड़के ही वो घर से काम के जाने के बहाने निकली, लेकिन काम पर जाने के बदले वो अपनी सहेली तमिल अरसी के साथ बगल के गांव के लेडी डॉक्टर से मिलने गई। अपने गांव की डॉक्टर के पास न जाने का कारण वो अपना मिशन गोपनीय रखना चाहती थी। अपनी सारी दास्तान उसने डॉक्टर को विस्तार से बताई। 3 साल की बेटी होने के बावजूद उसकी खुद की उम्र केवल 17 साल थी। उसने अपना नाम पता गोपनीय रखते हुए उस अजन्मी संतान की गर्भ में ही हत्या कर दी। तंगवेलू का शराब पीना पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उस दिन का मंजर उसे भुलाए नहीं भूलता था। अपने पति को वो रात को अपने पास आने से रोक भी नहीं सकती थी। उसी लेडी डॉक्टर की मदद से अपनी 6 अजन्मी संतानों को बिना उनका लिंग जाने ही कोख में मार डाला। ये तो एक मजबूर माँ द्वारा की गई भ्रूण हत्या थी, कन्या भ्रूण हत्या नहीं। ऐसा कर उसने कभी अपने आप को दोषी भी महसूस नहीं किया। अम्मा की मौत के बाद पिछले 7 सालों से तमिल अरसी की मदद से सारे नाते रिश्तेदारों से दूर चेन्नई में गुमनाम जिंदगी जी रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे जोर देने पर भी कभी बाहर नहीं निकलती थी वो। एक आध बार मैं गुस्सा भी बहुत हो जाती थी, पर हमेशा वो अपने निर्णय पर अडिग रहती थी। उसने मुझे फिर से जोर देकर कहा, मुझे भ्रूण हत्या के लिए ना मेरी सास, ना पति और ना ही ससुराल वालों ने मजबूर किया। मैंने अपनी अजन्मी संतानों को खुद ही अपनी मर्जी से मार डाला। मेरी जैसी लेबर क्लास की औरतें, जिनकी बेटियां खुद के बाप के हाथों भी महफूज नहीं हैं, के लिए क्या जवाब है आपकी ये टीवी पर घिटपिट करने वाली मैडम लोगों के पास और उस आमिर खान के पास? बोलो, हम लोग तो काम के लिए बाहर जाएगा ही, अपना और अपना बच्चा लोग का पेट भरना ही पड़ेगा। उसके प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसकी बातों की सच्चाई ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं पूरी तरह से निरुत्तर थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी के द्वारा लिखी गई एक बेहद मार्मिक कहानी उलझन। आशा है कहानी ने आपके मर्म को भी ज़रूर छुआ होगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।